हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू इन्वेस्टिगेटिव सोल। फ्रेंड्स, इस दुनिया में बहुत सारे ऐसे इंसिडेंट्स होते हैं जिन पर हम इजीली बिलीव कर लेते हैं। वहीं इसके सेकंड साइड कुछ ऐसे रेयर इंसिडेंट्स होते हैं जिन पर हम चाहकर भी यकीन नहीं कर पाते हैं। और इन्हीं यकीन ना कर पाने वाले इंसिडेंट्स में से आज का हमारा केस है, जिसका नाम है डिनिप्रो पेट्रोस मैनिएक्स। आगे की स्टोरी स्टार्ट करने से पहले मैं आपको वार्निंग दे देता हूँ कि ये केस स्टोरी बहुत ही ज़्यादा भयानक, ब्रूटल और गौरी है। इसलिए जो लोग ऐसी गौरी एंड एक्सट्रीमली ब्रूटल केस स्टोरी को लेकर काफ़ी सेंसिटिव हैं, वो काइंडली इस वीडियो को यहीं पर ड्रॉप कर दें। और जो लोग ऐसी स्टोरीज को सुनना बेयर कर सकते हैं, वो आगे इस वीडियो को कंटिन्यू कर सकते हैं। रशिया के पड़ोसी देश यूक्रेन का एक शहर है जिसका नाम है डिनिप्रो। डिनिप्रो यूक्रेन की 4th लार्जेस्ट सिटी है। मई 2016 से पहले डिनिप्रो को डिनिप्रो पेट्रोस के नाम से जाना जाता था, बट ये नाम प्रोनाउंस करने में बड़ा ही मुश्किल था। इनफैक्ट हम इंडियंस के लिए तो मुश्किल है ही, इसलिए इसके नाम को शॉर्ट करके डिनिप्रो कर दिया गया। डिनिप्रो बहुत सारी चीज़ों के लिए जाना जाता है, जैसे कि अपने इंडस्ट्रियल सेंटर, स्टेट मेडिकल असेंबली और 7 मीनारों वाले 63 फीट ऊंचे ऑब्जर्वेशन डेक के लिए। डिनिप्रो में क्राइम रेट्स काफ़ी आई हैं। डिनिप्रो भले ही यूक्रेन की 4th लार्जेस्ट सिटी है, लेकिन क्राइम रेट्स में टॉप ऑफ द बोर्ड है। Thefts, murders, abductions are normal crimes in Dnipro, especially the Dnipro Petrovsk Mafia। जैसे मैंने बताया कि डिनिप्रो में क्राइम रेट काफ़ी हाई है, इसलिए जब वहाँ पर कोई मर्डर वगैरह होता है तो इस पे लोगों को कोई ज़्यादा शॉक फील नहीं होता है, क्योंकि ये उनके शहर में होने वाली आम घटनाओं में से ही एक होती है। लेकिन मिड 2000s में डिनिप्रो के सिटीजन्स ने और वहाँ की लॉ मैनेजमेंट एजेंसीज ने एक के बाद एक ऐसे मर्डर्स को विटनेस किया जिनमें लोगों को सिर्फ मारा ही नहीं गया था, बल्कि उनके साथ ह्यूमिलेशन की सारी हदों को पार कर दिया गया था। डिनिप्रो पुलिस को हर कुछ दिनों के गैप में ऐसी लाशें मिलने की खबरें आ रही थीं जिनमें लोगों को मारने से पहले काफ़ी बुरी तरह से टॉर्चर किया गया था। पुलिस भी इन मर्डर्स को देखकर काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूज थे, क्योंकि सारे मर्डर्स में एक चीज़ तो कॉमन ही थी कि जो विक्टिम्स थे उन्हें मारने से पहले काफ़ी बुरी तरह से टॉर्चर किया गया था। लेकिन उन विक्टिम्स में से कुछ विक्टिम्स की बिलोंगिंग्स गायब थीं, वहीं कुछ विक्टिम्स की बिलोंगिंग्स उन्हीं के पास थीं। पुलिस ये बात तो अच्छे से समझ गई थी कि ये मर्डर्स करने वाला कोई एक ही इंसान है या फिर गैंग है, लेकिन पुलिस को ये बात समझ में नहीं आ रही थी कि मर्डर करने के बाद जो मर्डर हैं वो कुछ विक्टिम्स का सामान तो चुरा लेते हैं, लेकिन कुछ विक्टिम्स का सामान वहीं पर उन्हीं के पास छोड़ देते हैं। ये बात पुलिस को बड़ी अजीब सी लग रही थी। इन मर्डर्स में एक बात और कॉमन थी कि जितने विक्टिम्स थे उनके मोबाइल फोन्स उनके डेड बॉडी के पास नहीं थे, यानी कि जिसने भी उन्हें मारा था उसने उन मोबाइल फोन्स को उठाकर अपने पास रख लिया था। पुलिस अपनी इनिशियल इन्वेस्टिगेशन में एक बात तो जान गई थी कि मोस्ट ऑफ द मर्डर्स में किसी भारी चीज से सर के ऊपर रिपीटेड ब्लो किया गया है, जैसे कि किसी बड़े पत्थर से या फिर किसी हैवी हैमर से उनके सर को बुरी तरह से कुचला गया था। उन बॉडीज को फेस से रिकॉग्नाइज करना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल था। पुलिस इधर उधर बहुत ज्यादा हाथ पैर मार रहे थे, लेकिन पुलिस के हाथ कुछ भी सॉलिड नहीं लग रहा था जिससे कि वो कोई कंक्लूजन पर पहुंच पाते। जितने भी मर्डर्स हो रहे थे वो डिनिप्रो के अलग अलग टाउन्स में रैंडमली हो रहे थे। डिनिप्रो एक बहुत बड़ी सिटी है जिसका एरिया 391 स्क्वायर किलोमीटर्स का है, जो कि वाकई में एक बहुत बड़ा एरिया है। ऐसे में लोकल इन्वेस्टिगेशन यूनिट्स को क्राइम्स का मोटिव समझ में नहीं आ रहा था, क्योंकि अगर हम खुद देखें तो कोई किसी को क्यों मारता है? दुश्मनी में, बदले की आग में, धोखे से या फिर लूटपाट करने के मतलब से, राइट? अब सोचने वाली बात यह है कि किसी की दुश्मनी 1 से होगी, 2 से होगी, 3 से होगी, 20-22 लोगों से थोड़ी ना होगी। और अगर कोई धोखे से भी किसी को मारेगा तो इतनी बुरी तरह से मारने का कोई सेंस बनता ही नहीं है। और अगर कोई लोकल माफिया लूटपाट के मोटिव से ये काम कर रहा था तो पहली बात तो यह है कि वो लोगों को मारकर उनकी बिलोंगिंग्स को लूट लेंगे और लाश को कहीं पर ठिकाने लगा देंगे। ऐसे लोग कभी भी बॉडी को इतनी बुरी तरह से म्यूटिलेट नहीं करते हैं, और ना ही वो रुपए पैसे वगैरह अपने किसी विक्टिम के पास छोड़ते हैं। लेकिन इस केस में ऐसा नहीं था। कुछ विक्टिम्स के पास उनकी बिलोंगिंग्स थी, कुछ के पास नहीं थी, इसलिए ये केस सीरियल किलिंग्स की तरफ इशारा कर रहा था। बट सीरियल किलर कौन था या फिर थे, ये पता लगाना पुलिस को ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल सही लग रहा था। लेकिन 7 जुलाई 2007 के दिन पुलिस के हाथ इन किलिंग्स के रिगार्डिंग एक बहुत बड़ा ब्रेक थ्रू लगा। एक्चुअली 7 जुलाई 2007 के दिन फिर रॉडने में, जो कि डिनिप्रो का एक छोटा सा टाउन है, उसमें नदी के किनारे 14 साल के 2 लड़के एंद्रे सिद्योक और वादिम ल्याखोव फिशिंग कर रहे थे। असल में एंद्रे और वादिम दोनों अच्छे दोस्त थे और वो अक्सर साथ में ही रहा करते थे। 7 जुलाई के दिन भी वो दोनों रोजाना की तरह फिशिंग करते हुए मस्ती कर रहे थे। तभी उनके ऊपर अचानक 3 लड़कों ने अटैक कर दिया और उन दोनों लड़कों को वो तीनों लड़के
पूरी तरह से पीटने लगे। इस अटैक से वादिम किसी तरह बचकर निकल गया, लेकिन एंद्रे को उन तीनों लड़कों ने पीट पीट कर मार डाला। जब एंद्रे के मर्डर की ये खबर पुलिस को लगी, तब पुलिस ने वादिम को उठा लिया और उससे पूछताछ करने लगे। पुलिस को उस वक्त लग रहा था कि वादिम ने ही अपने दोस्त एंद्रे को मारा है, इसलिए पुलिस ने वादिम को अपनी कस्टडी में ले लिया। काउंसिल से वादिम के एक्सेस को ब्लॉक कर दिया गया और क्वेश्चनिंग के दौरान पुलिस ने वादिम को मेन सस्पेक्ट मानकर पूरी तरह से पीटा। मतलब बेकसूर को पीटने के मामले में हमारे वाले ही आगे नहीं है। बट वादिम अपने स्टेटमेंट पर अटका रहा कि उसने एंद्रे को नहीं मारा है। बाद में पुलिस को भी रियलाइज हो गया कि इसने ये मर्डर नहीं किया है, और पुलिस को ये भी रियलाइज हुआ दैट दिस मर्डर इज समवेयर कनेक्टेड विद डेवलपिंग मर्डर स्प्री। वादिम ने इन्वेस्टिगेटिव टीम के साथ कोऑपरेट किया और उसने उन अटैकर्स का एक स्केच बनवाने में इन्वेस्टिगेटर्स की हेल्प करी। अब पुलिस के पास उन सीरियल किलर्स का स्केच था, जो कि इस मर्डर सीरीज में पुलिस के हाथों में एक बड़ा ब्रेक थ्रू था। पुलिस ने इन स्केचेस के बेसिस पर अपनी इन्वेस्टिगेशन को आगे बढ़ाना शुरू कर दिया। कुछ ही दिन गुजरे थे कि 12 दिनों के बाद ही 14 जुलाई के दिन डिनेप्रो के पास एक गांव में, जिसका नाम है ड्योवका, वहां पर 45 साल की नटालिया मार्मरचुक को 3 लड़कों ने हथौड़े से पीट पीट कर मार डाला। नटालिया के फेस को उन लड़कों ने इतनी बुरी तरह से कुचल दिया था कि उसको पहचानना नामुमकिन था। जब नटालिया पर अटैक किया गया था, तब नटालिया अपने स्कूटर पर बैठकर कहीं जा रही थी। तभी उन पर इन सिरफिरों ने हमला कर दिया। नटालिया ऑन द स्पॉट मारी जाती हैं और जिन लोगों ने ये सब होते हुए देखा था, वो उन तीनों लड़कों का पीछा करने लग जाते हैं। लेकिन वो तीनों लड़के नटालिया के स्कूटर पर बैठकर वहाँ से भागने लग जाते हैं। गाँव वाले उनको कुछ दूर तक चेज भी करने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो तीनों ही लड़के कहीं से अचानक गायब हो जाते हैं और फिर वो तीनों लड़के उन गांव वालों को नजर नहीं आते हैं। जब नटालिया पर ये अटैक हो रहा था, तभी वहां से कुछ ही दूरी की डिस्टेंस पर 2 बच्चे एक टेंट के अंदर खेल रहे थे और उन्होंने अटैकर्स और मर्डर्स के केसेस को अच्छी तरह देखा था। इसलिए वो दोनों बच्चे अपनी टेस्टिमनी देने के लिए पुलिस के सामने आते हैं। पुलिस ने उन बच्चों के इंस्ट्रक्शंस के अकॉर्डिंग उन मर्डर्स का एक स्केच रेडी करवाया, और जब उन स्केचेस को एंद्रे के मर्डर्स के स्केचेस से मैच करवाया गया, तब पुलिस को ये पता चला कि इन दोनों ही केसेस में मर्डर को अंजाम देने वाले वो तीनों लड़के सेम ही हैं। जब पुलिस इस कंक्लूजन पर पहुंची, तब यूक्रेन की कैपिटल कीव से एक टास्क फोर्स इमीडिएटली डिनीप्रो के लिए भेज दी गई, जिसको लीड कर रहे थे लीड क्राइम इन्वेस्टिगेटर वैसिली पास्कानोव। टास्क फोर्स ने लोकल लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज को इस इन्वेस्टिगेशन में अपने साथ शामिल कर लिया, और देखते ही देखते 2000 इन्वेस्टिगेटर्स इस केस पर काम करने लगे। उस वक्त ये केस यूक्रेन का सबसे बड़ा केस था, जिस वजह से इस केस पर एक साथ इतने सारे इन्वेस्टिगेटर्स छोड़ दिए गए थे। लेकिन पुलिस ने तब भी इस केस की इन्वेस्टिगेशन को जनरल पब्लिक से काफी लो प्रोफाइल रखा था। पुलिस ने अपनी शुरुआती इन्वेस्टिगेशन को एकदम सीक्रेट रखा था। पुलिस ने ना तो मर्डर्स के बारे में कोई ऑफिशियल इन्फॉर्मेशन रिलीज की थी, ना ही पुलिस ने जनरल पब्लिक को इन मर्डर्स के रिगार्डिंग कोई वार्निंग इशू की थी, और ना ही जनरल पब्लिक को उन मर्डर्स का कोई डिस्क्रिप्शन बताया गया था। इसको पुलिस की एक घोर लापरवाही कह सकते हैं, क्योंकि पब्लिक के पास इन मर्डर्स के रिगार्डिंग कोई क्लू नहीं था, और जनरल पब्लिक अभी तक उन तीनों सिरफिरों के लिए एकदम एक्सपोज थी। किसी के साथ कभी भी कुछ भी हो सकता था। इधर पुलिस अपनी इन्वेस्टिगेशन में लगी रही, और उधर वो मर्डर्स सोसाइटी में खुले घूम रहे थे अपने अगले शिकार की तलाश में। फिर दिन आया 23 जुलाई 2007 का, जब पुलिस को साइबर टीम की तरफ से एक इन्फॉर्मेशन मिली कि उन विक्टिम्स में से किसी एक का मोबाइल ऑन किया गया है। अब जिन लोगों ने भी क्राइम पेट्रोल देख रखा है, वो ये बात अच्छे से समझ जाएंगे कि किसी विक्टिम का मोबाइल ऑन करना किसी किलर को कितना महंगा पड़ सकता है। खैर, जो किलर्स थे वो उस मोबाइल को एक पॉन शॉप पर बेचने की कोशिश कर रहे थे, इसलिए जो पॉन शॉप का ऑनर था वो मोबाइल खरीदने से पहले उसको ऑन करके उसकी कंडीशन और फंक्शनैलिटी को चेक कर रहा था, जिस वजह से वो किलर्स उस पॉन शॉप में कुछ देर तक वेट कर रहे थे। जब पुलिस को मोबाइल ऑन होने की इन्फॉर्मेशन मिली, तब पुलिस ने बिना वक्त गवाए मोबाइल की पिन पॉइंट लोकेशन साइबर टीम से मंगवाई और उस पॉन शॉप में पुलिस पहुंच गई। पुलिस जब पॉन शॉप में पहुंची, तो पुलिस को वहां पर 19 साल के 2 लड़के मिले, जिनके नाम थे विक्टर साइनको और इगोर सुप्रीनियो। ये दोनों लड़के पॉन शॉप के कैश रजिस्टर के पास खड़े थे, और ये दोनों पॉन शॉप के मालिक से बस कैश मिलने का ही वेट कर रहे थे। जैसे ही इन्हें कैश मिलता, वैसे ही दोनों रफू चक्कर हो जाते और अपने अगले शिकार की तलाश में लग जाते हैं। पुलिस ने इमीडिएटली विक्टर और इगोर को अरेस्ट कर लिया और इन दोनों को अपनी कस्टडी में ले लिया। पुलिस ने इनसे पूछा कि इनका तीसरा साथी कौन है, तो इन दोनों ने बताया कि इनके तीसरे साथी का नाम है अलेक्जेंडर हांजा, जो कि इस वक्त अपने घर पर था। पुलिस ने अलेक्जेंडर हांजा के घर पर छापा मारा, जहां पर अलेक्जेंडर अपने घर के टॉयलेट में चोरी के मोबाइल्स और ज्वेलरी को फ्लश करने की कोशिश कर रहा था, बट पुलिस ने उसको ऐसा करने नहीं दिया। पुलिस ने अलेक्जेंडर को अरेस्ट कर लिया और उसके पास उन विक्टिम्स के जितने भी आइटम्स हैं उनको फोरफीट कर लिया।
बट अलेक्जेंडर इतना चालाक था कि उसने इन मोबाइल्स में से सारी डेटा को इरेज कर दिया था, जिस वजह से उन मोबाइल्स में प्रेजेंट सारी इन्फॉर्मेशन डिलीट हो चुके थे। अब यहाँ से शुरू होती है हमारी असली कहानी। पुलिस ने विक्टर साइन को, इगोर सोपनियुक और अलेक्जेंडर हांजा को साइड बाय साइड बैठाकर इनकी इंटरोगेशन करनी शुरू की। विक्टर साइनको का जन्म 1 मार्च 1988 को यूएसएसआर में हुआ था। इगोर सोपनियुक का जन्म 20 अप्रैल 1988 के दिन और अलेक्जेंडर हांजा का भी जन्म फरवरी 1988 के दिन यूएसएसआर में हुआ था। ये तीनों ही लड़के एक ही साल में पैदा हुए थे और जब इन्हें अरेस्ट किया गया था तब इन तीनों की एज 19 साल थी। ये तीनों ही लड़के सेम स्टैंडर्ड और सेम स्कूल में पढ़ते थे। अब हम सभी ने अपनी स्कूल लाइफ में और कॉलेज लाइफ में एक्सपीरियंस किया है कि हमारा जो फ्रेंड सर्किल होता है वो उन्हीं लोगों के साथ होता है जिनकी कुछ आदतें हमसे मिलती जुलती होती हैं या फिर हम सेम आइडियोलॉजी शेयर करते हैं, तो हमारी दोस्ती और भी ज़्यादा गहरी हो जाती है। इसी तरह इन तीनों लड़कों में कुछ सेम ट्रेड्स थी जिस वजह से इन तीनों की आपस में काफ़ी ज़्यादा जमा करते थे। विक्टर और इगोर को एग्रोफोबिया था। एक्चुअली एग्रोफोबिया उस मेडिकल कंडीशन को बोला जाता है जिसमें एक इंसान को ऊंची जगहों से डर लगता है। कोई इंसान ऊंची हाइट वाली जगहों पर जाने से डरता है और हाइट्स का यही फोबिया इगोर और विक्टर में था। वहीं अलेक्जेंडर का जो फोबिया था वो इन दोनों से बिल्कुल जुदा था। अलेक्जेंडर को खून से डर लगा करता था और जब भी उसके सामने खून आता था तो वो बेहोश हो जाया करता था। इन तीनों के अंदर ही एक खास टाइप का फोबिया था, इसलिए ये तीनों एक दूसरे से इतना ज्यादा करीब थे। ये तीनों ही अपने इन फोबिया से बहुत ही ज्यादा परेशान हो चुके थे, इसलिए इगोर ने अलेक्जेंडर और विक्टर को एक सजेशन दिया। इगोर ने कहा कि हम तीनों को अपने अपने फोबियाज का सामना करना चाहिए, क्योंकि जब हम अपने डर को हिम्मत के साथ कन्फ्रंट करेंगे तो एक दिन हम अपने डर के ऊपर काबू पा लेंगे, फिर हमें कभी भी किसी भी चीज से डर नहीं लगेगा। इगोर का ये सजेशन सबको बहुत ज्यादा पसंद आया और इन तीनों ने अपने डर को कन्फ्रंट करना शुरू कर दिया। इगोर और विक्टर डर का सामना करने के लिए अपने अपार्टमेंट के 14th फ्लोर के बालकनी की रेलिंग से नीचे लटका करते थे और वो दोनों ये लटकने का खेल रोजाना घंटों तक खेला करते थे। अल्टीमेटली रोजाना ये सब करने से उन्हें अपने फोबिया के ऊपर एक पॉजिटिव इम्पैक्ट देखने को मिला और फाइनली उन्होंने अपने इस डर पर काबू पा लिया। बट अलेक्जेंडर का जो ब्लड फोबिया था वो इगोर और विक्टर के एग्रोफोबिया से बिल्कुल डिफरेंट था। अलेक्जेंडर अपनी पालतू बिल्ली को नहलाने से भी डरता था। उसको लगता था कि कहीं उसकी बिल्ली उसको काट न ले, अगर बिल्ली ने उसको काट लिया तो उसका खून निकलने लगेगा और वो इसको देखकर बेहोश हो जाएगा। इसलिए अलेक्जेंडर को ट्रीट करने के लिए उन्हें बहुत सारा ब्लड चाहिए था, बट ब्लड का अरेंजमेंट ऐसे ही नहीं हो सकता था। इसलिए इगोर और विक्टर ने अलेक्जेंडर के फोबिया को ठीक करने के लिए एक बेहद ही इनह्यूमन और डिस्गस्टिंग वे आउट निकाला। इगोर और विक्टर अपनी कॉलोनी के आसपास घूमने वाले स्ट्रे डॉग्स को खाने का लालच देकर पास में मौजूद जंगल में ले जाते थे। फिर वो दोनों रस्सी का एक फंदा बनाकर उन डॉग्स के गले में डाल दिया करते थे और फिर उस रस्सी को पेड़ पर बांधकर उन्हें ऊपर टांग दिया करते थे। फिर वो दोनों अलेक्जेंडर के हाथ में चाकू देते थे और उससे कहते थे कि वो उन डॉग्स का पेट उस चाकू से फाड़कर उनके इंटरनल ऑर्गन्स को बाहर निकाल दे। पहले तो अलेक्जेंडर ये सब करने में काफी झिझक रहा था बिकॉज वी ऑल नो दैट ही हैड ब्लड फोबिया, बट जब इगोर ने और विक्टर ने उसको काफी इंसिस्ट किया तब अलेक्जेंडर ने उस चाकू से पेड़ पर टंगे उस इनोसेंट डॉग का पेट बीच में से फाड़ दिया और उसके इंटरनल ऑर्गन्स बाहर निकाल दिया। सबसे ज्यादा डरावनी बात यह है कि वो डॉग उस वक्त जिंदा था जब उसका पेट फाड़ा जा रहा था। अलेक्जेंडर ने जब पहली बार ये सब किया था तब उसको बहुत बुरा लगा था, क्योंकि जब भी हम पहली बार कोई गलत काम करते हैं तो हमारी कॉन्साइंस कहीं ना कहीं हमसे ये कहती है कि ये सब गलत है, ऐसा मत करो, लेकिन फिर भी हम गलत काम कर देते हैं और फिर उसके बाद हमारी कॉन्साइंस फिर से हमें कुछ नहीं कहती है और हम अपने ज़मीर को मार बैठते हैं। ठीक ऐसा ही अलेक्जेंडर के साथ भी हुआ था। पहली बार उसको बुरा लगा लेकिन अब उसको मजा आने लगा था। ये तीनों स्ट्रे डॉग्स और कैट्स को जंगल में लेकर जाते, उन्हें डिफरेंट टेक्निक से टॉर्चर करते हैं और एंड में उनकी जान ले लेते हैं। ये तीनों ग्रेजुअली वक्त के साथ सैडिस्ट बन गए थे। इन तीनों को खुद से कमजोर चीजों को दर्द में तड़पते देखकर बहुत खुशी महसूस हुआ करती थी। इन्हें एक अल्टीमेट लेवल का प्लेजर महसूस होता था। ये तीनों अपने विक्टिम्स एनिमल्स के डेड बॉडी के साथ फोटोज भी क्लिक किया करते थे और इन तीनों में खासकर इगोर और विक्टर अपने सबसे ज्यादा फोटोज क्लिक करवाया करते थे। अलेक्जेंडर ज्यादातर फोटोज में बिहाइंड द कैमरा ही रहा करता था। इगोर और विक्टर स्ट्रे एनिमल्स की डेड बॉडी के सामने ऐसे पोज देकर फोटोज लिया करते थे जैसे कि उन्होंने कोई बहुत ही महान काम किया हो और वो उन डेड एनिमल्स को एज अ ट्रॉफी समझा करते थे। मुझे ऐसा लगता है कि ये सब करने के पीछे इनका एक रीज़न ये भी था कि इन तीनों को स्कूल में अपने क्लासमेट्स और सीनियर्स के द्वारा काफ़ी बुली भी किया जाता था, जिस वजह से ये तीनों खुद को काफ़ी ज़्यादा वीक और इन्फीरियर समझने लगे थे। बट जब इन तीनों ने इनोसेंट एनिमल्स को टॉर्चर करना शुरू करा
तब इन्हें लाइफ में पहली बार किसी के ऊपर डोमिनेशन वाली फीलिंग महसूस हुई और इन्हें ये फील हुआ कि इन तीनों के साथ दूसरों ने बहुत ज़्यादती करी है, इसलिए ये इनका राइट है कि अपने से कमज़ोर ऑर्गेनिज्म को सप्रेस करें। इन तीनों ने दरिंदगी का ये खेल साल 2002 से खेलना शुरू किया था, जब इन तीनों की उम्र महज 14 साल थी और इन तीनों ने सैकड़ों जानवरों को इसी तरह कई सालों तक टॉर्चर किया था। लेकिन कई सालों तक जानवरों को टॉर्चर करने के बाद ये तीनों ओवर द एज पहुंच चुके थे। अब इन तीनों को जानवरों को और ज़्यादा टॉर्चर करने में मज़ा नहीं आ रहा था। इनके लिए जानवरों को मारना पीटना अब बोरिंग सा हो गया था। फिर एक दिन इगोर और विक्टर हिटलर की नाजी आइडियोलॉजी के कांटेक्ट में आए, जिसमें ये मेंशन था कि तुमसे जो कमज़ोर हैं उसको टॉर्चर करना या फिर जान से मार देने का तुम्हारा हक है, क्योंकि कमज़ोर को जीने का कोई हक नहीं है, इसलिए उनको एलिमिनेट करना ही ठीक है। इगोर और विक्टर को पहले से ही अपने से कमज़ोर चीज़ों को नुकसान पहुंचाने में मज़ा आता था और ऊपर से हिटलर की नाजी आइडियोलॉजी ने उन्हें एक वैलिडेशन देती थी। इगोर और विक्टर ने अलेक्जेंडर को भी नाजी आइडियोलॉजी से इंट्रोड्यूस करवाया और ये तीनों अब नियो नाजी बन चुके थे। अब ये जिस जानवर को भी मारते थे उसके खून से दीवार पे या फर्श पे एक हैकन क्रूस का सिंबल बना देते थे, जो कि देखने में स्वास्थ्य की तरह दिखाई देता है और जो कि एक तरह से स्वास्थ्य का ही अल्टरनेट वेरिएंट है। ये जो हैकन क्रूस था ये नाजी जर्मनी में पावर का सिंबल था और ये नाजी आइडियोलॉजी से एसोसिएट आर्यन सुपरमेसी को दर्शाता था। इसी हैकन क्रूस का इस्तेमाल अब ये तीनों अपने विक्टिम्स को मारने के बाद उनके खून से ड्रॉ करने के लिए किया करते थे। बहुत से फोटोज में इगोर और विक्टर हिटलर की तरह छोटी सी मूंछ अपने चेहरे पर रखे हुए साफ देखे जा सकते हैं और ये दोनों अक्सर अपने विक्टिम्स की डेड बॉडी के पास नाजी सल्यूट देते हुए भी नजर आते हैं। ये फोटोज इतने ज़्यादा भयानक है कि अगर एक नॉर्मल सेंस वाला इंसान इन फोटोज को एक दफ़ा देख ले तो शायद वो कभी भी इस सदमे से ना उबर पाए, इसलिए मैंने सारे फोटोज सेंसर्ड कर दिए हैं। ऑफकोर्स मैंने इन फोटोज़ को देखा है एंड ट्रस्ट मी, इससे ज़्यादा भयानक शायद कुछ भी नहीं हो सकता है। तो आप सभी से मेरी रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ आप इन फोटोज़ को इंटरनेट पर सर्च करके कभी ना देखें। अब कई सालों तक मासूम जानवरों का शिकार करने के बाद इन तीनों का मूड जानवरों से कुछ शिफ्ट होने लगा। इन्हें अब जानवरों को मारकर थ्रिल नहीं मिलती थी, इसलिए एक वक्त ऐसा आया जब इन्होंने ये डिसाइड किया कि अब ये तीनों किसी जानवर को नहीं मारेंगे, बल्कि अब ये इस पूरे पागलपन को एक अलग स्टेप पर लेकर जाना चाहते थे। इन्होंने फैसला किया कि अब ये तीनों कमज़ोर इंसानों को अपना शिकार बनाएंगे, इसलिए ये तीनों अपनी पढ़ाई लिखाई छोड़कर अपने शिकार की तलाश में लग गए। 25 जून 2007 के दिन इन्होंने अपना पहला शिकार स्पॉट किया। इनका पहला शिकार थी 33 ईयर्स ओल्ड एक लेडी येकेत्रीना इचेनको। येकेत्रीना 25 जून की शाम को अपने एक फ्रेंड के अपार्टमेंट से चाय पीकर लौट रही थीं। उस वक्त येकेत्रीना बिल्कुल अकेले थीं, उनके आसपास या फिर उनके साथ कोई भी नहीं था। येकेत्रीना को इस बात का जरा सा भी अंदाजा नहीं था कि वो थोड़ी देर के अंदर इन तीनों वैश्य जानवरों का शिकार बनने वाली हैं। येकेत्रीना बिना किसी डाउट के रोड पर पैदल चलकर अपने घर के लिए आगे बढ़ रही थीं। उन्हें किसी भी तरह का खतरा अपने आसपास महसूस नहीं हो रहा था, क्योंकि अगर उन्हें खतरा महसूस होता तो वो ज़रूर हेल्प के लिए किसी को बुलाते या फिर किसी तरह का प्रिकॉशन ज़रूर लेते, बट उन्हें कोई भी डेंजर फील नहीं हुआ और वो आगे बढ़ती रहीं। येकेत्रीना का घर अपने फ्रेंड के अपार्टमेंट से वॉकिंग डिस्टेंस पर था, लेकिन ये इतना करीब भी नहीं था कि 5 मिनट में इंसान वहाँ पर पहुँच जाए। मतलब लगभग 1-2 किलोमीटर के डिस्टेंस पर येकेत्रीना का घर था, इसलिए येकेत्रीना ने सोचा होगा कि वो पैदल चलकर अपने घर तक चली जाएंगे। जब येकेत्रीना अपने घर की तरफ जा रही थी तब थोड़ा थोड़ा अंधेरा सा हो गया था और रोड पे थोड़ी सुनसान सी हो गई थी। अभी येकेत्रीना अपने फ्रेंड के अपार्टमेंट से कुछ दूरी तक ही पहुंची थी कि पीछे से अचानक इगोर सुपरन्यूक ने येकेत्रीना के सर के पीछे हथौड़े से एक जोरदार अटैक किया। इगोर अटैक करने से पहले अपने हाथ को पीछे की तरफ ले गया और पूरी ताकत से उसने येकेत्रीना के सर पर उस भारी हैमर से अटैक कर दिया। येकेत्रीना हैमर के पहले ही ब्लो से अनकॉन्शियस होकर रोड पर गिर गई। इगोर और विक्टर येकेत्रीना को रोड के साइड में लेकर गए और फिर इन्होंने येकेत्रीना के सर पर हैमर से तब तक वार किए जब तक उनके सर का कचूमर नहीं बन गया। जब इन्होंने चेक किया कि येकेत्रीना अब मर चुकी हैं, तब इन्होंने येकेत्रीना की कुछ पर्सनल बिलोंगिंग्स चुराई और ये तीनों वहाँ से भाग गए। इस दुनिया में कोई भी सीरियल किलर होता तो वो क्या करता, वो अपने शिकार पर काफ़ी दिनों तक नज़र रखता और फिर सूटेबल टाइम पर वो अपने अटैक को एग्जीक्यूट करता। मैं सब सीरियल किलर्स के बारे में ऐसा नहीं कह सकता हूँ, लेकिन ज़्यादातर सीरियल किलर्स ऐसा ही करते हैं। वो पहले एक इंसान को निपटाते हैं, फिर कुछ दिनों तक वेट करने के बाद किसी दूसरे इंसान को अपना शिकार बनाते हैं। ये सीरियल किलर्स की एक नॉर्मल टेंडेंसी होती है, क्योंकि कोई भी सीरियल किलर पकड़ा नहीं जाना चाहता है। बट इगोर, विक्टर और अलेक्जेंडर सीरियल किलर्स की इस कैटेगरी में आते ही नहीं थे। इन्होंने येकेत्रीना इचेनको के मर्डर के ठीक 1 घंटे के बाद लोकल पब्लिक प्रोसिक्यूटर के रोड के अक्रॉस
बेंच पर सो रहे एक इंसान को अपना शिकार बनाया। इगोर और विक्टर ने रोमन तैत्राविच नाम के इस आदमी पर बेंच पर सोते वक्त अटैक किया। इन्होंने रोमन तैत्राविच के सर पर हैमर से कंटिन्यूअस कई ब्लो किए। इन्होंने इसको इतना मारा कि उसके फेस को पहचान पाना लगभग नामुमकिन हो गया था। उसकी आंखें, कान, नाक, मुंह, दिमाग सबका जैसे कीमा बन गया था। इगोर और विक्टर ने रोमन तैत्राविच का सर कुचलने से पहले एक स्क्रू ड्राइवर से उनकी दोनों आंखें बाहर निकाल ली। और सबसे ज्यादा डरावनी बात यह है कि उस वक्त रोमन तैत्राविच जिंदा थे। कैन यू इमेजिन कि उस वक्त रोमन तैत्राविच को कितना दर्द सहना पड़ा होगा? वेल, आई कांट। फिर इसके बाद ये दोनों रोमन तैत्राविच की डेड बॉडी को उसी बेंच पर छोड़कर चले गए। जब इन्होंने रोमन पर अटैक किया था, देन आई एम डैम श्योर कि उसको समझ में ही नहीं आया होगा कि आखिर उसके साथ क्या हो रहा है। एक दिन में इन्होंने दो मर्डर्स कर दिए थे और अभी तो आगे बहुत कुछ होना बाकी था। हाउएवर, इन दोनों मर्डर्स में इगोर और विक्टर के साथ अलेक्जेंडर शामिल नहीं था। येकातेरिना की डेड बॉडी उनकी मां को सुबह के लगभग 5 बजे रोड के साइड में बहुत बुरी हालत में मिली और रोमन की डेड बॉडी वहां के लोकल्स को उसी बेंच पर पड़ी हुई मिली, जिसको बाद में पुलिस ने अपने पोजीशन में ले लिया। 1 जुलाई को इन्होंने 2 और विक्टिम्स को अपनी दरिंदगी का निशाना बनाया, येवजेनिया ग्रिश्चेंको और निकोलाई सेरचुक को। इन तीनों ने सेम मोडस ऑपरेंडी से मारा। इन दोनों विक्टिम्स को इन्होंने अपनी हैवानियत का शिकार नोवोमोस्कोव में बनाया था। ये तीनों पूरे दिन डिनिप्रो के अलग अलग टाउन्स, म्यूनिसिपैलिटीज और विलेजेस में अपने नेक्स्ट विक्टिम की तलाश में घूमते रहते थे। बस इन्हें तलाश होती थी तो किसी वीक पर्सन की जिसको ये तीनों कंट्रोल कर सकें। 6 जुलाई की रात इन तीनों ने 3 और लोगों को अपनी हैवानियत का निशाना बनाया। सबसे पहले इन्होंने इगोर नेशवलोडा नाम के एक लड़के को अपना शिकार बनाया। इगोर अभी रिसेंटली आर्मी से डिस्चार्ज हुआ था और वो एक नाइट क्लब से अपने घर की तरफ लौट रहा था। तभी इन तीनों ने उस पर हमला कर दिया। एंड हिज फेस वाज टोटली म्यूटिलेटेड एंड पल्जन विद सम हैवी ऑब्जेक्ट। इगोर की डेड बॉडी उसकी मां को उनके ही अपार्टमेंट के पास बोतन खमेल्स्की स्ट्रीट के पास मिली। मैं इगोर की मां के दर्द का अंदाजा भी नहीं लगा सकता हूँ। जब उन्होंने इगोर की लाश को इस हालत में देखा होगा तब उन पर क्या बीती होगी। एक जवान बेटा बिना किसी कसूर के यूं ही मार दिया गया। उसी रात इनका दूसरा शिकार थी 28 साल की नाइट गार्ड येलेना श्रम। इन्होंने येलेना को कोसियोरा स्ट्रीट के कॉर्नर पर मार दिया था। जब येलेना इनके सामने से निकल कर जा रहे थे तभी इगोर ने अपनी शर्ट के अंदर छुपे हुए हथौड़े को बाहर निकाला और उसने येलेना के सर पर सामने से उस हथौड़े से वार करके उसको भी मार दिया था। जब येलेना रोड पर नीचे गिर गई तब इन्होंने उसके सर को हैमर से बुरी तरह पीट कर कुचल दिया और उसके हैंडबैग से कपड़े निकालकर अपने हथौड़े को पोंछकर वापस अपनी शर्ट के अंदर डाल लिया। उसी रात इन तीनों ने 3 बच्चों की मां और एक डिसेबल्ड पर्सन की वाइफ वैलेंटिना हांसा को ठीक इसी तरह मौत के घाट उतार दिया। कैन यू इमेजिन कि एक ही रात में इन्होंने 3 लोगों को मौत के घाट उतार दिया था और ये लोग बिना किसी डर के समाज में ऐसे ही खुले घूम रहे थे। नेक्स्ट डे 7 जुलाई के दिन इन्होंने 14 साल के एंद्रे सिद्योक और वादिम लियाखोव पर अटैक कर दिया, जिसके बारे में मैंने आपको पहले ही बता दिया था, जिसमें एंद्रे की मौत हो गई थी और वादिम ने पेड़ के पीछे छुपकर अपनी जान बचाई थी। 12 जुलाई के दिन इन्होंने अब तक के सबसे भयानक मर्डर को अंजाम दिया था और इनका ये मर्डर एक ऐसा मर्डर था जिसकी इन्होंने एक 4 मिनट लंबी वीडियो बनाई थी और ये वीडियो इंटरनेट पर बाद में वायरल भी कर दी गई थी। असल में 12 जुलाई के दिन 48 साल के सर्गेई याटसेनिको को इन तीनों ने अपनी हैवानियत का निशाना बनाया। सर्गेई एक 48 साल के आदमी थे जिनके गले में एक कैंसर ट्यूमर था, जिस वजह से उन्हें मजबूरी में अपनी जॉब छोड़नी पड़ी थी। इसी कैंसरस ट्यूमर की वजह से सर्गेई ठीक से बोल नहीं पाते थे। सर्गेई को ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता था कि वो बेरोजगार हो गए हैं, इसलिए सर्गेई ने अपने विलेज के आसपास कुछ और जॉब्स करनी शुरू कर दी थी। बिकॉज बिना रुपए पैसे के घर नहीं चलता है, इसलिए अपनी सिचुएशन के बावजूद सर्गेई को काम करना पड़ रहा था। सर्गेई को जो काम मिलता था वो वैसा ही काम कर लिया करते थे। सर्गेई कभी छोटा मोटा कंस्ट्रक्शन का काम किया करते थे, कभी कार की रिपेयर किया करते थे, तो कभी सामान उठाने वाली डलिया बुना करते थे। सर्गेई की एक माँ थी जो कि डिफरेंटली एबल थी। सर्गेई एक अच्छे बेटे की तरह अपनी माँ का ख्याल भी रखा करते थे। सर्गेई के 2 बेटे थे, एक पोता था और उनकी एक वाइफ थी। वाइफ होने के बावजूद भी सर्गेई खाना बनाने का काम खुद से किया करते थे। सर्गेई's वाइफ वाज सो लकी टू हैव हस्बैंड लाइक हिम। सर्गेई एक रेस्पॉन्सिबल और घर गृहस्थी वाले आदमी थे। उनके कंधों पर बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज थी और ऊपर से उनका कैंसर, जिस वजह से वो ऑलमोस्ट अपनी आवाज ही खो चुके थे। मर्डर वाले दिन यानी कि 12 जुलाई को दोपहर लगभग 2:30 बजे के आसपास सर्गेई अपने घर से निकले। सर्गेई को अपने पोते से मिलने के लिए अपने बेटे के घर जाना था। सर्गेई ने अपनी वाइफ को कॉल करके बताया कि वो अपनी मोटरसाइकिल में फ्यूल भरवाकर अपने बेटे के घर जा रहे हैं
बट सरगेई अपने बेटे के घर कभी पहुंचा ही नहीं। सरगेई का मोबाइल शाम के 6 बजे स्विच ऑफ हो गया था। जब सरगेई का मोबाइल स्विच ऑफ हो गया तब सबको काफ़ी ज़्यादा फिक्र होने लगी। तब सरगेई की वाइफ ल्यूडमिला ने अपने एक फ्रेंड को कॉल किया और उससे अपनी फिक्र जाहिर करते हुए ल्यूडमिला ने कहा कि कहीं सरगेई की तबीयत अचानक से ख़राब ना हो गई हो या फिर उनका एक्सीडेंट ना हो गया हो, क्योंकि ये कुछ ऐसी कॉमन फिक्र होती हैं जो कि अक्सर ही लोगों के दिमाग में सबसे पहले आती हैं। ल्यूडमिला, उनके बेटे और उनके जानने वालों ने आसपास सरगेई को ढूंढने की काफ़ी कोशिश करी, लेकिन सरगेई का कहीं कोई अता पता नहीं लगा। ल्यूडमिला और उनके रिलेटिव्स अब तक ये बात जान चुके थे कि सरगेई के साथ कुछ बुरा हुआ है और वो अब मिसिंग है, क्योंकि इससे पहले सरगेई कभी भी ऐसे गायब नहीं हुए थे। अब यहाँ पर सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये थी कि ल्यूडमिला पुलिस में मिसिंग कंप्लेन भी फाइल नहीं कर सकती थी, क्योंकि यूक्रेन का एक रूल है कि तब तक किसी इंसान को मिसिंग डिक्लेयर नहीं किया जा सकता है जब तक उस पर्टिकुलर पर्सन को गायब हुए 72 घंटे ना हुए हों। यानी कि किसी इंसान का 3 दिनों तक कंटिन्यूसली गायब रहना जरूरी है। चलो, हमारे इंडिया में कम से कम यह नियम तो अच्छा है कि अगर कोई पर्सन 24 घंटे या फिर पूरे एक दिन गायब रहता है तो उसको मिसिंग डिक्लेयर करके पुलिस ढूंढना शुरू कर देती है। अब ल्यूडमिला को पुलिस की तरफ से तो कोई हेल्प नहीं मिलने वाली थी, इसलिए ल्यूडमिला ने नेक्स्ट डे खुद से सरगेई के फोटोग्राफ्स प्रिंट करवाए और उन्हें अपने दोस्तों और रिलेटिव्स के साथ मिलकर अपने विलेज त्रोम्स्की और इसके आसपास के एरियाज में डिस्ट्रीब्यूट करना शुरू कर दिया। 4 दिनों तक सरगेई की कोई खोज खबर नहीं मिली, लेकिन 4 दिन के बाद एक लोकल पर्सन को सरगेई की फोटो एक पोल पर चिपकी हुई दिखी। वो लोकल पर्सन सरगेई को देखकर पहचान गया था। उस आदमी ने सरगेई को 4 दिन पहले डिनर पर मोटरसाइकिल पर जाते हुए देखा था। सरगेई उस आदमी को इसलिए याद रह गए थे क्योंकि सरगेई एक डिनर पर मोटरसाइकिल चलाते थे जो कि देखने में काफी यूनिक थी, बिकॉज इट वॉज विंटेज एंड हैड अ साइड कार। उस आदमी ने ल्यूडमिला को पोस्टर पे मेंशन नंबर पर कॉल करके सब बता दिया कि वो कहाँ से बात कर रहा है और उसने सरगेई को लास्ट टाइम कहाँ देखा था। और उसने ल्यूडमिला को ये भी बताया कि सरगेई की जैसे दिखने वाली बाइक एक गार्बेज डंपस्टर के पास खड़ी है एंड इट मे बी पॉसिबल कि ये बाइक उनकी हो सकती है। ल्यूडमिला, उनके दोनों बेटे, रिलेटिव्स और दोस्त उस एरिया के अराउंड सरगेई को ढूंढने लगे जहां उनकी बाइक पार्क थी। वो आदमी जिसने ल्यूडमिला को कॉल किया था वो उन सबको जंगल में एक जगह ले गया जहां पर एक डेड बॉडी पड़ी थी। वो डेड बॉडी पूरी तरह से म्यूटिलेटेड थी और डिकम्पोज होना शुरू हो गई थी, बिकॉज उस वक्त यूक्रेन में गर्मी का मौसम था। असल में उस दिन सरगेई के साथ क्या हुआ था ये मैं आपको बताता हूँ। सरगेई 12 जुलाई के दिन दोपहर में अपनी डिनर पर मोटरसाइकिल पर राइड करके अपने ग्रैंडसन से मिलने के लिए जा रहे थे। तब बीच रास्ते में अचानक विक्टर आ गया और उसने सरगेई को रोका। सरगेई रुक भी गए क्योंकि उन्होंने सोचा होगा कि शायद ये बच्चे किसी परेशानी में होंगे, इसलिए हेल्प मांग रहे हो। तभी इगोर ने हैमर से सरगेई के सर पर अटैक कर दिया और फिर ये तीनों सरगेई को खींचकर पास के जंगल में ले गए और उन्होंने सरगेई को तब तक मारा जब तक उनका भेजा बाहर नहीं आ गया। इन्होंने अपने हैमर को एक प्लास्टिक बैग के अंदर डाल रखा था जिससे कि उस हैमर पर खून के दाग ना लगे और बाद में उन्हें हैमर को साफ ना करना पड़े। उसी प्लास्टिक बैग में रखे हैमर से इन्होंने सरगेई के सर पर अटैक किया था। बट सरप्राइजिंगली सरगेई अभी तक मरे नहीं थे। वो कभी होश में आते फिर बेहोश हो जाते और ऐसे ही एपिसोड्स उन्हें कई बार आते रहे। इगोर और विक्टर ने जब ये देखा कि उनका भेजा बाहर आ गया है तब उन्होंने इस मौत के खेल को और भी ज्यादा बेरहम बनाने की सोची। इगोर ने एक स्क्रू ड्राइवर लिया और उस स्क्रू ड्राइवर को वो सरगेई के बाहर निकले दिमाग में घुसाने लगा और ये सब करके उन्हें काफी अच्छा लग रहा था। फिर उन्होंने वही स्क्रू ड्राइवर सरगेई की एक आंख में घुसा दिया और उसी स्क्रू ड्राइवर से उन्होंने उनकी आंखें बाहर निकाल दी। ये सब करके वो बहुत हंसने लगे क्योंकि उस मोमेंट पर सरगेई के गले से बड़ी अजीब सी आवाजें निकल रही थी जिसको सुनकर उन्हें काफी फनी लग रहा था। मैं इस बात का अंदाजा भी नहीं लगा सकता कि उस वक्त सरगेई पर क्या बीत रही होगी। और ये सब मैं आपको इतना डिटेल में इसलिए बता पा रहा हूँ क्योंकि इन तीनों ने सरगेई के इस मोलेस्टेशन की वीडियो रिकॉर्डिंग करी थी। ये वीडियो 4 मिनट से कुछ ऊपर की है। ये वीडियो इतनी ज्यादा गौरी एंड सेंसिटिव है कि मैं इस वीडियो को आप लोगों को दिखा तक नहीं सकता हूँ। मेरा यकीन करिएगा कि ये वीडियो बेहद ही डरावनी और दिल को दहला देने वाली है, इसलिए आप लोग प्लीज इस वीडियो को इंटरनेट पर सर्च मत करके देखिएगा। वीडियो में दिखाया जाता है कि सरगेई को मारने के बाद ये तीनों उस जगह जाते हैं जहाँ इन्होंने अपनी कार पार्क कर रखी थी। वीडियो देखकर पता चलता है कि इन्होंने इस पूरे क्राइम को रोड के पास से अंजाम दिया था। उस वीडियो में ये तीनों डिस्कस करते हुए देखे और सुने जा सकते हैं कि इन्हें सरगेई को मारने में कितना ज्यादा मजा आया। ये मर्डर के पूरे सीक्वेंस को बड़े ही कामली डिस्कस कर रहे थे कि उन्हें काफी सरप्राइज हुआ जब सरगेई का भेजा बाहर आ गया और वो तब भी जिंदा थे। इन्होंने उनकी आंखें बाहर निकाल दी, दिमाग को स्क्रू ड्राइवर से पूरा गोद दिया, लेकिन तब भी सरगेई की सांसें चल रही थीं। ये बात इनके लिए काफी सरप्राइजिंग थी। सरगेई का मर्डर करने के बाद इन्होंने 14 जुलाई को 45 साल के नटालिया वारवरचुक का मर्डर सेम मोडस ऑपरेंडी से कर दिया।
जिसको हमने पहले डिस्कस किया था। इसके बाद इन्होंने 13 और मर्डर्स किया है। 14 जुलाई से लेकर 16 जुलाई के बीच हर दिन लोकल पीपल्स को और पुलिस को लाशें मिल रही थी, जिन्हें एक ही तरह की मोडस ऑपरेंडी से मारा गया था। हालांकि इस केस में सारे विक्टिम्स के नाम कहीं पर भी मेंशन नहीं है, इसलिए जितने नामों के बारे में मुझे पता चल पाया उन्हें मैंने मेंशन कर दिया है। अगर आपको कुछ और नामों के बारे में पता हो तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं। इन्होंने बाद में जितने भी मर्डर्स किए थे वो काफ़ी रैंडम थे। इन तीनों ने जितने भी लोगों को अपना विक्टिम बनाया था वो ज़्यादातर बूढ़े, बच्चे, औरतें, लड़कियाँ और शराबी लोग थे, जो कि तब टारगेट बना करते थे जब वो नशे में हुआ करते थे। इन्होंने जितने भी विक्टिम्स को मारा था उन पर ज़्यादातर ब्लंट ऑब्जेक्ट से अटैक किया गया था, इंक्लूडिंग हैमर्स एंड स्टील बार्स। बार ज़्यादातर विक्टिम के फेस पर किया जाता था for leaving them unrecognizable. Most victims were tortured and mutilated. कुछ विक्टिम्स की इन्होंने आंखें स्क्रूड्राइवर से बाहर निकाल दी थी जो वो विक्टिम जिंदा थे। इन्होंने एक प्रेग्नेंट लेडी पर अटैक किया था। उस लेडी को इन्होंने पकड़ा, पहले उसे डिफरेंट स्टाइल्स में टॉर्चर किया एंड देन दे कट हर वूम एंड रिमूव द फीटस फ्रॉम इनसाइड आउट हर वूम एंड पुट इट इन दैट लेडीज लैब। और जब इन्होंने उस लेडी के गर्भाशय को काटकर उसका फीटस निकाला था तब वो लेडी जिंदा थी। उसके बाद इन्होंने उस लेडी को भी सेम टेक्निक से मार दिया। इगोर, विक्टर एंड अलेक्जेंडर आर इनकारनेशन ऑफ सैटन इटसेल्फ। इन्होंने जितने भी मर्डर्स किए थे उनमें से किसी एक पर भी सेक्सुअल असॉल्ट की बात कभी साबित नहीं हो पाई, इसलिए माना जा सकता है कि इन्होंने किसी भी विक्टिम को मारने से पहले उसका रेप नहीं किया था। जून 2008 में इनके ऊपर ट्रायल शुरू हुआ और इन तीनों को 29 अलग अलग मामलों में चार्ज किया गया, including 21 murders and 8 more attacks where victims survived. Igor Supniuk was charged with 27 of the cases, including 21 counts of capital murder, 8 armed robberies, and 1 count of animal cruelty. Victor Sainko was charged with 25 instances, including 18 murders, 5 robberies, and 1 count of animal cruelty. Alexander Hansa was charged with 2 counts of armed robbery, stemming from 1st of March 2007. इंसिडेंट इन कमियांस्क है। इन तीनों ने ही अपना गुनाह इमीडिएटली कन्फेस कर लिया, बट बाद में इगोर सुम्ब्रियुक अपने कन्फेशन से पलट गया। ट्रायल के दौरान इगोर ने खुद को इनोसेंट बताया, वहीं विक्टर और अलेक्जेंडर ने कोर्ट में अपने सारे गुनाहों की जिम्मेदारी खुद ली। इगोर सुम्ब्रियुक के डिफेंस लॉयर विक्टर चेवगुज ने उसका केस बीच में ही ड्रॉप कर दिया, बिकॉज वो कोर्ट में बार बार ये प्रूव करने की कोशिश कर रहे थे कि इगोर मेंटली इंसेन है, इसलिए उसने जो कुछ भी किया था वो सब पागलपन में किया था एंड ही वॉज नॉट अवेयर ऑफ हिज क्राइम्स। कोर्ट ने इगोर के डिफेंस लॉयर विक्टर चेवगुज की प्ली ऑफ इंसैनिटी रिजेक्ट कर दी, इसलिए डिसअपॉइंट होकर उन्होंने ये केस बीच में ही छोड़ दिया। विक्टिम फैमिलीज के लॉयर्स ने कोर्ट में आर्ग्यू किया कि क्राइम्स करते वक्त जिस तरह की सावधानियों का इस्तेमाल इन तीनों ने किया था उससे साबित होता है कि ये तीनों अपने एक्शन से फुली अवेयर थे। प्रोसिक्यूशन ने इन तीनों के कपड़ों पर मौजूद ब्लड स्टेन्स और वीडियो रिकॉर्डिंग के बेसिस पर इन्हें गिल्टी प्लीड किया, बट डिफेंस ने इन सभी क्लेम्स को सिरे से खारिज कर दिया। अकॉर्डिंग टू डिफेंस, उन वीडियोस में मौजूद सस्पेक्ट्स ये तीनों थे ही नहीं। डिफेंस ने कहा कि ये फोटोज और वीडियोस मॉर्फ्ड है और इस इन्वेस्टिगेशन में शुरुआत से ही सीरियस प्रॉब्लम है। डिफेंस ने प्लीड किया कि ऐसे 10 और मर्डर केसेस को इस इन्वेस्टिगेशन में इंक्लूड किया गया है जिनका लेना देना इन तीनों से था ही नहीं। डिफेंस के अकॉर्डिंग पुलिस ने इन मर्डर्स में दूसरे लोगों को भी अरेस्ट किया था, बट उन लोगों के पॉलिटिकल कनेक्शंस काफी स्ट्रॉन्ग थे, इसलिए पुलिस ने उन्हें रिलीज कर दिया और इन तीनों पर उन मर्डर्स का ठीकरा फोड़ दिया। दिस केस वॉज हियर्ड बाय अ पैनल ऑफ जजेस चेयर्ड बाय जज इवान सैनचेंको। प्रोसिक्यूशन ने इगोर सुप्नियुक और विक्टर साइनको को उम्र कैद की सजा देने की मांग की और अलेक्जेंडर हांसा को 15 साल की हार्ड लेबर की सजा सुनाने की मांग की। अब सवाल ये है कि इन तीनों ने इतने भयानक तरीके से इन क्राइम्स को एग्जीक्यूट किया था, तो इनको सजाए मौत देने की मांग क्यों नहीं की गई? तो मैं आपको बता देता हूँ कि यूक्रेन में फरवरी ईयर 2000 से डेथ पेनल्टी पर रोक है, बिकॉज इन द ईयर 1999 कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट रूल्ड द डेथ पेनल्टी अनकॉन्स्टिट्यूशनल। प्रोसिक्यूशन इस केस में इन किलिंग्स के रियल मोटिव को एक्सपोज नहीं कर पाया। लोकल मीडिया ने ये एडवर्टाइज किया कि इन तीनों लड़कों का इन मर्डर्स को करने के पीछे का मोटिव था अमीर होने का। इगोर सुप्नियुक की गर्लफ्रेंड ने अपने स्टेटमेंट में कहा कि इनका प्लान 40 मर्डर्स वीडियोस को रिकॉर्ड करने का था और यही इन तीनों के क्लासमेट ने भी कहा कि इन्हें किसी फॉरेन वेबसाइट ऑपरेटर ने कांटेक्ट किया था और इनसे कहा था कि अगर ये तीनों उसे 40 स्नफ वीडियोस बनाकर देंगे तो वो इन्हें बहुत सारे रुपए देगा। रीजनल सिक्योरिटी चीफ इवान स्टुपाक ने इन सभी क्लेम्स को रिजेक्ट कर दिया। उन्होंने कहा कि इस थ्योरी को सपोर्ट करने लायक एविडेंस हमें मिले ही नहीं है, इसलिए सारी बातें महज एक कॉन्स्पिरेसी हैं। डेप्यूटी इंटीरियर मिनिस्टर निकोले कुपियांस्की ने इन मर्डर्स पे कमेंट करते हुए कहा कि इन जवान लड़कों के लिए मर्डर करना ऐसा था कि जैसा कि हंटी करना
या फिर एंटरटेनमेंट के लिए किसी को भी मार देना। ड्यूरिंग ट्रायल ये बात सबके सामने आई थी कि इगोर सोपिनियोक इन केसेस के बारे में जो न्यूज़पेपर में प्रिंट होती हैं उनकी कटिंग करके ये अपने पास रखा करता था। और इसके पास से पुलिस को कुछ ऐसी फोटोग्राफ्स मिली थी जिनके कैप्शन में लिखा था द वीक मस्ट डाई, द स्ट्रॉन्गर मस्ट कॉन्कर। बहुत सारी फोटोज में देखा गया था कि ये तीनों अपने विक्टिम्स के फ्यूनरल में भी जाया करते थे और उनकी कब्रों के सामने अपनी मिडिल फिंगर दिखाते हुए फोटोज खींचा करते थे। इन तीनों की सर्गेई याटसेंको के मर्डर वाली वीडियो ट्रायल के बाद लीक हो गई थी और एक इंटरनेट सेंसेशन बन गई थी। इस वीडियो को टाइटल दिया गया था 3 guys 1 hammer। इस वीडियो को एमडी पोप में भी इंक्लूड किया गया था। जिनको नहीं पता है मैं बता देता हूँ कि एमडी पोप एक वीडियो कंपाइलेशन है जिसके कई सारे पार्ट्स हैं। इस वीडियो टाइटल का पूरा नाम है मोस्ट डिस्टर्ब पर्सन ऑन प्लेनेट अर्थ। इस वीडियो कंपाइलेशन में इंटरनेट के डार्केस्ट कॉर्नर्स पर मौजूद सबसे ज्यादा भयानक और दिल को दहला देने वाले वीडियोस की एक पूरी लिस्ट है जिसमें ये वीडियो भी इंक्लूडेड है। मैं एमडी पॉप के ऊपर भी एक वीडियो बनाऊंगा जिसमें हम बाद में सारी बातों को डिस्कस करेंगे। अगर हम इस केस की बात करें तो इगोर सोपिनियोक और विक्टर साइनको को कोर्ट ने फरवरी 2009 में उम्र कैद की सजा सुनाई, मतलब कि ये लोग अब मरकर ही जेल से बाहर आएंगे। वहीं अलेक्जेंडर हांजा को कोर्ट ने 9 सालों की सजा सुनाई क्योंकि जितने भी मर्डर्स के वीडियोस और फोटोज थे उनमें वो बिहाइंड द कैमरा ही रहा करता था और कहीं भी वो इन मर्डर्स में डायरेक्टली इन्वॉल्व नजर नहीं आ रहा था, इसलिए उसको सिर्फ 9 सालों की सजा हुई। अप्रैल 2019 में अलेक्जेंडर हांजा जेल से रिहा कर दिया गया बिकॉज उसकी सजा अब कंप्लीट हो चुकी थी। जेल से बाहर आने के बाद उसने शादी की और अब उसके 2 बच्चे हैं और अब अलेक्जेंडर हांजा एक सिंपल एंड स्ट्रेट लाइफ जी रहा है। 2 अगस्त 2010 में इनके ऊपर एक चिलियन डॉक्यूमेंट्री भी बनाई गई थी जिसका नाम था लोस मैनियाकोस डेल मार्टिलो, जिसका मतलब होता है दी हैमर्स मैनियक्स। इस डॉक्यूमेंट्री के लीड जर्नलिस्ट मिशेल कनाले डिनेप्रो गए और वहां पर उन्होंने इस केस में जितने भी लोग इन्वॉल्व थे उनका इंटरव्यू लिया। इगोर और विक्टर के पेरेंट्स ने उस डॉक्यूमेंट्री में ये मेंशन किया कि उनके बच्चे पूरी तरह से इनोसेंट हैं, उन्हें इस केस में फंसाया गया है। उनके अकॉर्डिंग डिटेक्टिव्स ये कभी प्रूव ही नहीं कर पाए कि इगोर, विक्टर और अलेक्जेंडर ने ये वीडियोस ऐसा स्नफ वीडियोस शूट की थी। मिशेल कनाले ने इन तीनों की एक सर्वाइविंग विक्टिम का इंटरव्यू लिया था जिनका नाम था लिडिया मिकेनिशेव। Lydia was an elderly woman who survived a hammer attack and helped to identify the killers in court। उन्होंने मिशेल को बताया कि इन तीनों में से किसी एक ने उनके पीछे की तरफ हैमर से अटैक किया था और लिडिया हैमर के ब्लो की वजह से नीचे जमीन पर गिर गई थी। बट वो तो शुक्र था कि वहाँ पर कुछ स्ट्रे डॉग्स थे जिन्होंने इन तीनों को वहाँ से भगा दिया। एक्चुअली लिडिया उन स्ट्रे डॉग्स को खाना खिलाया करती थी जिस वजह से वो डॉग्स लिडिया को अच्छे से पहचानते थे, उनसे प्यार भी करते थे और उनके लिए लॉयल भी थे। जिस वजह से जब उन डॉग्स ने देखा कि ये तीनों लिडिया को नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं तो उन स्ट्रे डॉग्स ने इन तीनों को वहां से खदेड़ दिया। आप लोग भी अपने आसपास मौजूद स्ट्रे डॉग्स को या फिर किसी जानवर को खाना खिला दिया करो, पता नहीं किस बुरे वक्त में वो आपके काम आ जाए। इन तीनों की फर्स्ट विक्टिम येकातेरिना इचेनिको की माँ नटालिया इचेनिको ने अपने इंटरव्यू में कहा कि इन लोगों ने उनकी बेटी के साथ इतनी दरिंदगी की थी कि येकातेरिना की शक्ल को पहचान पाना बिल्कुल नामुमकिन था। नटालिया ने आगे कहा कि इन तीनों को जानवरों से कंपेयर करना जानवरों का अपमान है। इन तीनों ने लोगों को मजे के लिए मारा है और जानवर कभी भी किसी को मजे के लिए नहीं मारते हैं। इस डॉक्यूमेंट्री में पहले कभी ना देखे गए फोटोग्राफ्स और वीडियोस को दिखाया गया है जो कि इससे पहले कभी भी नहीं देखी गई थी। इस डॉक्यूमेंट्री के फिल्म मेकर्स को एक एनोनिमस सोर्स से सर्गेई याटसेंको के मर्डर वाली अनएडिटेड सेलफोन वीडियो मिल गई जिसमें 12 जुलाई 2007 के दिन इगोर और विक्टर को अपनी कार देइवो लेनोस के पास खड़ा हुआ देखा जा सकता है। ये तीनों अपने कार के साथ वुडलैंड रोड साइड के पास खड़े थे और वीडियो को अलेक्जेंडर हांजा रिकॉर्ड कर रहा था। वीडियो में एक पॉइंट पर यह देखा जा सकता है कि इगोर बाइनोक्यूलर्स के थ्रू दूर से ही आने वाले व्हीकल्स को देख रहा था और ये अंदाजा लगा रहा था कि उसको किसे अपना अगला निशाना बनाना है। उस वीडियो में इगोर येलो कलर की पॉलिथीन में उस हथौड़े को पकड़ा हुआ नजर भी आता है जिससे उसने इतने सारे मर्डर्स किए थे। उस हैमर को हाथ में लेकर वो एक पोज बनाता हुआ नजर आता है। इसके 20 मिनट बाद ही सर्गेई याटसेंको अपनी बाइक लेकर वहां से निकलते हैं और इगोर सोपिनियोक अपने हैमर से अटैक करके उन्हें रोड पर गिरा देता है। एंड यू नो दैट आगे फिर क्या हुआ था। इस डॉक्यूमेंट्री में सर्गेई याटसेंको के दोनों बेटों से पार्टिसिपेट करने के लिए रिक्वेस्ट किया गया बट उन्होंने इस डॉक्यूमेंट्री में पार्ट लेने से मना कर दिया। According to commentary in this documentary, at least 5 more murder videos are known to exist। सर्गेई याटसेंको के मर्डर वाली वीडियो चिलियन हॉरर फिल्म डायरेक्टर हॉर्गे ऑल्विन को दिखाई गई ये जानने के लिए कि इस वीडियो पर उनका क्या रिएक्शन होता है। तो आप यकीन नहीं करेंगे, एक ऐसा आदमी जो खुद हॉरर और स्लेशर फिल्म्स बनाता है जिसका काम ही है मार्केट वाली फिल्म शूट करना, ऐसा इंसान भी इस वीडियो को पूरा नहीं देख पाया
हॉर्गे इस मर्डर वीडियो को देखकर इतना ज़्यादा डिस्टर्ब हो गए थे कि उन्होंने डॉक्यूमेंट्री मेकर से इस वीडियो को बीच में ही स्टॉप करने के लिए बोल दिया। इस डॉक्यूमेंट्री में एक और अनआइडेंटिफाइड विक्टिम की 5 मिनट की वीडियो दिखाई गई जिसको इन लोगों ने मार दिया था, और उस वीडियो में ये लोग ये कहते हुए देखे जा सकते हैं कि इस आदमी का तो एक सोने का दांत है। इन लोगों ने उसके सर पर हैमर से कई सारे ब्लो किए थे और चाकू से उसकी आंखों को और दिमाग के कुछ हिस्सों को गोदा था, और उसकी कुछ पर्सनल बिलोंगिंग्स को भी इन्होंने चुरा लिया था। इस डॉक्यूमेंट्री में विक्टर साइनको के कन्फेशन को भी दिखाया गया है जिसमें वो कहता है कि उन्होंने ज़्यादातर मर्डर्स रॉबरी के मोटिव से किए थे। एक वीडियो में अलेक्जेंडर हांसा के फेस पर बहुत सारे ब्रूसेस थे बिकॉज पुलिस वालों ने उसको बुरी तरह से पीटा था। बस इन्होंने काम तो ऐसे किए थे कि इससे ज़्यादा डिजर्व करते थे। मिशेल कनाले ने इगोर, विक्टर और अलेक्जेंडर से जेल में मिलने की कोशिश की, लेकिन जेल अथॉरिटीज़ ने उनकी रिक्वेस्ट रिजेक्ट कर दी। इस डॉक्यूमेंट्री में किलिंग्स के पीछे की दर्जनों वजहों को टटोला गया और एंड में कंक्लूड किया गया दैट डिस्पाइट द कोर्ट वर्डिक्ट देयर आर स्टिल अनआंसर्ड क्वेश्चंस अबाउट द केस। 5 अप्रैल 2011 में 2 रशियन लड़कों ने 19 साल के अर्त्योम अनोफरेव और 18 साल के निकिता लिटकिन ने डिनिप्रोपेट्रोव्स्क मैनियक्स के मर्डर को कॉपी करके रशिया के इर्कुत्स्क सिटी में 6 मर्डर किए थे। इन्होंने भी इगोर और विक्टर और अलेक्जेंडर की तरह हैमर और चाकू का यूज करके मर्डर्स को अंजाम दिया था। इन्होंने उन तीनों की तरह अपने विक्टिम्स को ह्यूमिलेट करते वक्त उनकी वीडियोस बनाई थी। ये दोनों तब पकड़े गए जब निकिता लिटकिन के अंकल ने अपने कैमरे में एक वीडियो देखे जिसमें ये दोनों लड़के एक औरत की डेड बॉडी की पूरी तरह से चीर फाड़ कर रहे हैं। ये वीडियो निकिता लिटकिन ने अपने अंकल के कैमरा में शूट करे थे। लिटकिन के अंकल को ये वीडियो देखकर कुछ डाउट हुआ और वो सीधे ये वीडियो फुटेज पुलिस के पास लेकर चले गए। 2 अप्रैल 2013 में कोर्ट ने अर्त्योम को उम्र कैद की सजा सुनाई, वहीं निकिता लिटकिन को 24 साल कैद की सजा सुनाई गई। ये दोनों ही लड़के डिनिप्रोपेट्रोव्स्क मैनियक्स की तरह मशहूर होना चाहते थे। इस वजह से इन्होंने इन क्राइम्स को अंजाम दिया और ये लोग जाने गए एकेडमी मैनियक्स के नाम से। इगोर, विक्टर और अलेक्जेंडर वेल टू डू फैमिलीज से आते थे और इनकी फैमिलीज के टाइज लोकल लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज के साथ भी थे। इगोर सुप्रीन्यूक के फादर व्लादिमीर सुप्रीन्यूक एरोस्पेस कंपनी युजमाश में टेस्ट पायलट थे। इन्होंने यूक्रेन के फ्यूचर प्रेसिडेंट लियोनिड कुचमा के साथ कुछ फ्लाइट्स अटेंड की थी। हाई स्कूल के बाद अलेक्जेंडर हांसा ने बहुत सारी और जॉब्स की थी लाइक पेस्ट्री शेफ एंड कंस्ट्रक्शन वर्कर। विक्टर साइनको ने मेटलर्जी इंस्टीट्यूट में पार्ट टाइम जॉब की थी और वे एक सिक्योरिटी गार्ड भी रह चुका था। सोचो ऐसे लोग अगर सिक्योरिटी गार्ड हो तो फिर किसी का क्या ही हो सकता है। बाद में विक्टर काफ़ी लंबे वक्त के लिए बेरोजगार रहा, बट बाद में इसके पेरेंट्स ने इसको कार खरीद कर दी थी जिसको ये एक अनलाइसेंस टैक्सी के तौर पर चलाया करता था और टैक्सी के फेयर से कुछ रुपए बनाया करता था। वैसे इसने अपनी इस टैक्सी में बैठे कुछ पैसेंजर को भी लूटा था। जो सजा कोर्ट्स ने डिनिप्रोपेट्रोव्स्क मैनियक्स को और एकेडमी मैनियक्स को दी वो उनकी रेस्पेक्टिव कंट्री और लॉस के अकॉर्डिंग इनफ हो सकती है, बट अगर मैं अपने पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू से कहूँ तो जो सज़ा इन सबको मिली वो किसी भी एंगल से बहुत ज़्यादा नहीं थी। ये लोग अभी जेल के अंदर हैं और जिंदा हैं एंड आई डोंट थिंक कि इन्हें अपने किए पर ज़रा सा भी पछतावा होगा। इन्होंने उन मासूम जानवरों के साथ जो किया, उन इनोसेंट बच्चों के साथ जो किया, उन औरतों, बुजुर्गों और होमलेस पर्सनस के साथ जो किया, वो जुर्म किसी भी एंगल से इन लोगों को जीने का अधिकार नहीं देता है। अगर इन केसेस में मैं जज होता तो भले ही देश का कॉन्स्टिट्यूशन या फिर लॉ मुझे इजाज़त नहीं देता, बट अबव लॉ जाकर मैं इनको वही सज़ा सुनाता जो सज़ा इन्होंने उन मासूम जानवरों और इंसानों को दी थी। सच में इनके लिए इससे बेहतर कोई सज़ा नहीं हो सकती। वेल, आज की ये वीडियो काफ़ी लेंदी हो गई। वैसे इसे लेंदी होना ही था क्योंकि ये केस ही कुछ ऐसा था कि इसमें हमें हर इंसिडेंट को डिस्कस करना ही था। आई होप आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर सच में पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें जिससे कि मैं आपके लिए ऐसे ही वीडियोज़ लेकर आता रहूँ। अब आपसे मुलाकात होती है किसी नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।